हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिफाई क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज पार्ट वन वीडियो जिसमें हम करेंगे हाफ ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर कर देंगे अलॉन्ग विद ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स सी कंटेंट टेबल। आज के दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड इट्स फॉर्मूला, ओम्स लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। ठीक है, आज ये टॉपिक्स कवर करेंगे, देन योर हाफ ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेस्ट हाफ हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। या सबसे पहले मैंने बात किया कि हम लोग अच्छा ये देख पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस या मूवमेंट ऑफ चार्जेस। मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज कौन सा? चार्ज वैसे तो होते हैं दो तरह के, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बट ये जो प्रोटॉन होता है इट इज बेसिकली हैवियर, एक्यूरेटली बोले तो 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये कहां पाया जाता है? इन न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस। And we know that electron revolves around nucleus freely क्या करता है? फ्रीली रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अब प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता, कौन मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो कह सकते हैं कि विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रोटॉन बेसिकली होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। दोनों पे ही वैसे अगर अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात करी जाए वो सेम रहता है। वो कितना रहता है? दैट इज बेसिकली, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वन इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वन प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसमें प्लस होता है, इसमें ये माइनस होता है, बस। और कोई डिफरेंस इनमें है नहीं ज्यादा, यही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा चार्ज हमने समझ लिया कि चार्ज होता है। अच्छा चार्ज बेसिकली याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज बेसिकली इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बोल सकते हैं इंटरनल या फिर नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, डन, ये समझ में आ गया। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज दो तरह के होते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों पे ही चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जब ये चार्ज मूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमने अभी पढ़ा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक टर्म हमारी, अच्छा क्यू, चार्ज को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्यू। अभी हमने पढ़ा कि वन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा ये कूलम क्या है? कूलम इज बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट जैसे कि मान लेते हैं हमें, और सारे कुछ यूनिट्स के नाम बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि केजी, लीटर, न्यूटन, न्यूटन या फिर पास्कल, ये सारे यूनिट्स है। केजी किसके यूनिट है? मास के यूनिट है। लीटर किसके यूनिट है? कोई भी लिक्विड क्वांटिटी उसको हम लीटर्स में देखते हैं। न्यूटन फोर्स के यूनिट है, मतलब फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। पास्कल प्रेशर के यूनिट है, मतलब प्रेशर को हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। वैसे ही चार्ज को जो नापने की, जो क्वांटाइज करने की जो हमारे पास यूनिट है दैट इज कूलम। ठीक है, अब ये कूलम है क्या? इट इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ चार्ज which exerts force of
9 into 10 raised to power 9 Newton on a similar charge placed at a distance of 1 मीटर। कोई घबराने की बात नहीं है, इसको ना समझने के लिए मैंने एक डायग्राम भी तैयार किया है विच इज कॉल्ड डंबल डायग्राम। डंबल डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, इससे पहले मैं ना थोड़ा सा बताता हूं तुम्हें, एक थोड़ी सी थ्योरी की बात करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या कहती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स मिलेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिपल्शन। इन दोनों के बीच में एक फोर्स मिलेगी हमें, रिपल्शन, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इन दोनों एक पॉजिटिव चार्ज लूं और एक नेगेटिव चार्ज लूं, मतलब ऑपोजिट चार्ज लूं, तो इन दोनों के बीच में एक जो फोर्स मिलेगी दैट विल बी अट्रैक्शन। और 12th क्लास में हम लोग जाके एक लॉ पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, जिसमें बताया जाता है कि ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, दिस फोर्स F is directly proportional to the magnitude of charge। magnitude of charge मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है अमाउंट, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ती जाएगी। जैसे कि सिंपल मान लो ये मेरा एक डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने दोनों साइड चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखता जाऊं दोनों साइड, तो इन दोनों के बीच की फोर्स चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसी के थ्रू हमने एक वो जैसे कि हमने किया हुआ है कि जब 1000 ग्राम हो जाए तो 1 kg है, तो फोर्स के थ्रू हमने बता दिया कि कब चार्ज मेरा 1 कूलम हो जाएगा। इट इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन ऑन ए सिमिलर चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कहने का मतलब हमने क्या किया, 1 मीटर का एक डिस्टेंस लिया, ठीक है, यहां पे चार्ज रखना शुरू कर दिया दोनों साइड। अब चार्ज रखते गए तो क्या बढ़ने लगेगी इन दोनों के बीच में। हमने पढ़ा कि कूलम लॉ क्या बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, की जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा फोर्स भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 1 मीटर के गैप पे हमने इनको रखा, दोनों चार्जेस को, चार्ज डालते गए, जब इन दोनों के बीच की फोर्स 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन हो गई, तब मैंने कह दिया कि अब मेरा चार्ज कितना हो चुका है, 1 कूलम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। इट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज which exerts a force of इसको उल्टा लिख लेते हैं एक बार, ज्यादा बेटर रहेगा, which exerts a force of 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन on a similar charge placed at a distance of 1 मीटर। इसी को मैं बोलता हूं डंबल डायग्राम। कौन सा डायग्राम, डंबल डायग्राम। लुक्स लाइक अ डंबल। जिम जाते हैं जो बच्चे वो जानते होंगे डंबल, बाकी भी जानते होंगे वैसे तो, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर। It is quantity of charge which exerts a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton on a similar charge placed at a distance of 1 meter. This is called coulombs. This is called 1 coulomb. ठीक है, तो ये कूलम की डेफिनेशन मैंने बता दी। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम को हम लोग डोनेट करते हैं सी से, किससे, सी से, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगला है हमारा टॉपिक बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की एक प्रॉपर्टी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन है 1.6 into 10 पर -19 कूलम के बराबर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड unlike charges attract. This is second property. Third property is charge is quantized. Charge is quantized. Quantization of charge भी इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है बेटा Q इक्वल टू NE। सिंपल बात, यहां पे जो N हो सकता है, N कैन बी +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है, अप टू सो ऑन। मतलब ये एक इंटीजर ही शो हो सकता है। n इज नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है, एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब देखो, सिंपल भाषा में ये बताऊं, एक एग्जांपल देके बताऊं। सपोज यू हैव अ शॉप, आपके पास आपकी शॉप है एक, आप बेचते हैं, मान लो बुक्स बेचते हैं, बंडल्स में बेचते हैं। एक बंडल नोटबुक्स है, ठीक है, तो एक बंडल के अंदर 5 नोटबुक्स है, और वो आप नोट को ना ओपन करके नहीं बेच सकते, बंडल में ही बेच सकते हो। एक में 5 है, कोई आपसे बुक्स लेने आया, नोटबुक्स लेने आएगा, और उसने बोला मेरे को 7 या 7.5 बुक्स दे दो, क्या आप दे सकते हो? आइदर यू कैन गिव 1 बंडल और 2 बंडल, या तो 5 या तो 10। ऐसे ही एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो ये n की वैल्यू अगर 1.5 हो गई, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1.5 होगी, मतलब किसी भी बॉडी पे, किसी सेकंड बॉडी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, हो नहीं सकता। 10 कैन ओनली बी इंटीजर। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। जैसे कि कोई हमें बता दे कि कैलकुलेट, अच्छा ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमें कोई फाइंड बोल दे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, एक कूलम के अंदर बताओ आप कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्राई करो, पॉज करके कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने बात करी अभी कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 कूलम लिख सकते हैं। सेम सिमिलर आंसर आ जाएगा। अब ये वेरिएबल हो गया, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इसको अगर इधर लेके आऊं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। पढ़ा हुआ है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये सब टर्म्स पढ़ी हुई है हमने जूनियर क्लासेस में। 1 कूलम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ क्या रहता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये नीचे -19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस का 19 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा है, डिवाइड अभी भी नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास 19 जीरो फालतू पड़ी है, ये एक जीरो ले लेगा। 100/16 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर इन 1 कूलम। अब काट सकते हैं, किससे? 4 से कट सकते हैं। 4, 25, 6, अब भी कट जाएगा। 6 4 जा 24, 10.2, 205, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बेटा 1 कूलम के अंदर। जो हमने बात करी थी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखते जाएंगे दोनों साइड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे हमें? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे, तब हमारा कितना बन जाएगा? 1 कूलम के बराबर बन जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसी पे मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए देता हूँ। क्वेश्चन इज, कैलकुलेट करो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 5 कूलम एंड 10 कूलम। कैलकुलेट करो, नहीं आए तो मेरे को बताना, आई विल टेल यू कि कैसे करेंगे। अच्छा, एक हिंट दे देता हूँ, जैसे ये आंसर इसका अगर मैं 5 कूलम वाला मैं सॉल्व कर दूं तो बड़ा इजी है। 5 कूलम पे हमें इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, तो 5 इंटू 1 कूलम भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब अगर एक कूलम पे इलेक्ट्रॉन्स है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा? 6 5 जा 1.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा 5 के अंदर। दोबारा ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक कूलम पे तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, उसी का सहारा लेके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला बेटा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बता दूं क्या होती है? टेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन which is required to move unit charge from infinity to that point। बड़ा इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें।
इंपॉर्टेंट जरूर है बट मुश्किल नहीं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू हाइट या फिर एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, बट इसमें कोई हाइट या पोजीशन का रोला नहीं है। बस इसमें सिंपली जैसे हमने एक पॉइंट इमेजिन कर लिया कि एक पॉइंट जैसे ग्राउंड था, ग्राउंड पे पोटेंशियल जीरो होता था, ऐसे ही हमने इमेजिन कर लिया कि इन्फिनिटी एक पॉइंट है जहां पे मेरा पोटेंशियल जीरो। ठीक है, अब इन्फिनिटी से एक पॉइंट यहां तक लाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ा। अच्छा ये भी याद रखना, ये जो वर्क डन होगा दिस विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है ये? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारी है वो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है। इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होगा मतलब यहां से यह चाहे ऐसे आऊं या ऐसे आऊं, अगर यहाँ मुझे 10 जूल काम करना पड़ा है, यहाँ भी 10 ही जूल काम करना पड़ेगा, 10 यहाँ भी 10 ही जूल काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाथ इंडिपेंडेंट है। यहां से यहां तक लाने के लिए जो मुझे काम करना पड़ा वही इस पॉइंट का क्या होगा? पोटेंशियल होगा। यही लिखा है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक सिंपल एग्जांपल और दे सकता हूं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग इमेजिन कर लो विच इज ऑफ 3 फ्लोर इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मान लो यहां से मैंने वाटर की एक बकेट उठाई और इसको लेके सेकंड फ्लोर पे, फिर से दोबारा उठाई उसको लेके थर्ड फ्लोर पे, तो बताओ कौन सी बकेट के अंदर ज्यादा पोटेंशियल होगा? बिल्कुल एवरीबडी विल टेल कि इसके अंदर होगा मोर पोटेंशियल। अच्छा अब ये बताओ कि काम किस पे ज्यादा करना पड़ा? नीचे से अब जाओ, थर्ड फ्लोर पे पानी लेके जाना है तो काम भी तो इसी पे ज्यादा करना पड़ा, मोर वर्क डन। तो क्या कहा जा सकता है कि जितना काम उतना ही उसका पोटेंशियल। तो यही ये डेफिनेशन कह रही है कि जितना ज्यादा काम या जितना काम करना पड़ा वही उस पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ये क्या है? पिछला जैसे हमने टॉपिक डिस्कस करा कि इन्फिनिटी पे हमारा वोल्टेज क्या है? जीरो है। अगर यहां से मैं एक चार्ज उठाऊं, उसको मैंने यहां पे लाइक किया गया इस पॉइंट ए पे। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही कि पोटेंशियल दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बस यही देखना है, कोई ज्यादा बड़ा टर्म नहीं है। फिर यहां से उठा के मैंने यहाँ पे एक काम किया, ठीक, यहाँ पे इसको लेके आया। अगर मान लो यहाँ पे मैंने यूनिट चार्ज हटाया लिया था और यहाँ पे मेरा चार्ज आया, वर्क डन था डब्ल्यू ए, यहाँ पे मेरा वर्क डन था डब्ल्यू बी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों, जैसे मान लेते हैं, हाँ ऐसे एग्जांपल से बात करते हैं, सही वही थर्ड फ्लोर वाली बिल्डिंग अगेन। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड। ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक पानी लेके जाना के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाने के लिए काम कम करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर ले जाने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है उतना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से यहां तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़े वही इन दोनों के बीच का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, सो इट इज amount of work done which is required to move unit charge from infinity from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए चार्ज को जो काम करना पड़े वही उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहा हुआ। जैसे यहां से यहां तक ले जाने के लिए, यहां से थर्ड फ्लोर करने के लिए ज्यादा ले जाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन का यूनिट्स क्या होते हैं? वर्क डन बेसिकली एनर्जी से मेजर करते हैं हम लोग, जूल। क्यू के हमने अभी पढ़ा चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, तो जूल पर कूलम क्या कहलाता है? हमारा वोल्ट्स। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाती है हमसे 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट कुछ नहीं करना, इसकी जगह अगर मैं 1 जूल पुट कर दूं और इसकी जगह मैं 1 कूलम पुट कर दूं तो आंसर 1 वोल्ट आ जाएगा। मतलब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, the potential difference
इज सेड टू बी 1 वोल्ट्स। कहने का मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास 1 कूलम चार्ज था, मान लो यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने के लिए अगर मुझे काम करना पड़ा 1 जूल 1 जूल, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा? 1 वोल्ट का रहा होगा। सिंपल बात। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेसिस पे और समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन विल बी लाइक 5 जूल ऑफ वर्क is done in moving 20 coulomb of charge. Calculate potential difference. पहले तो गिवन क्या है? वर्क डन गिवन है कितना? 5 जूल। चार्ज गिवन है कितना? गिवन है 20 कूलम। कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला मैं अभी बता चुका हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या जितना भी चार्ज है। वर्क डन की वैल्यू 5, चार्ज की वैल्यू 20, आंसर कितना आ गया? 1/4 या फिर 0.25। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.25 वोल्ट्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें एक और तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे कि 520 कूलम of charge is moved from 120 volt to 240 volts. Calculate the potential difference. Potential difference calculate the work done. अब इससे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। इसने क्या बताया? 120 से लेके 240 तक लेके गए। कहने का मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल 120, दूसरे का 240, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 120 वोल्ट। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना लिया जाएगा? 120 वोल्ट। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V की वैल्यू इसने 120 प्रोवाइड कर दी, W की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, चार्ज की वैल्यू इसने 20 दे दी, तो वर्क डन विल बी 2400 जूल। This will be amount of work done which is required to move, या energy required to move 20 coulomb of charge from across 120 volts. क्लियर? ये भी हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है, अच्छा इसमें याद रखना वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अच्छा वोल्टेज बेसिकली है क्या? जैसे कि अगर मैं सपोज करूं, मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे वाटर सपोज चल रहा है या करंट चल रहा है। अब मुझे इसमें क्या करना है? इसकी कैपेसिटी या इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो या तो मैं पीछे से करंट, वाटर करंट को या चार्ज करंट को तेज करूं, या तो मैं फिर क्या करूं? इस सरफेस को इंक्लाइंड या डिक्लाइंड कर दूं। जब मैंने इंक्लाइंड या डिक्लाइंड कर दिया तो मैंने क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बात करेंगे। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग जो बेटा डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। कैसे कनेक्ट होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल मतलब अक्रॉस कनेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सर्किट क्या होता है? सर्किट इज पाथ, क्लोज्ड पाथ भी लिख सकते हैं। पाथ कॉन्स्टिट्यूट्स रेजिस्टेंस या इक्विपमेंट लिख सकते हैं यहां पर, रेजिस्टेंस, वायर्स, स्विच एंड बैटरी, across which current flows, a closed path across which current flows, ठीक है। तो कैसा होता है एक सर्किट बेसिकली ऐसा दिखता है। यहां बना देता हूं थोड़ा ऊपर। ये अगर मैंने सपोज स्विच लगा दिया, दिस इज बैटरी, ठीक है, ऐसा दिखता है। ये इक्विपमेंट या रेजिस्टेंस है। अब जो वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है वो हमेशा ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होता है, ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ऐसे कनेक्ट होने का कारण है बिकॉज देखो क्या है, यहां पे बताता हूं। देखो मान लो ये मेरा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यस, ये मेरा एक सर्किट है,
ठीक है, करंट की डायरेक्शन, अच्छा ठीक है, वो अगली बार में बात कर लेंगे। अभी बात करता हूँ, ये जो वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा ना बेटा, ऐसे कनेक्ट होगा पैरेलल में, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। इसका कारण क्या है? कारण इज, देखो ये एक इक्विपमेंट है जिसके अक्रॉस हमें ये मेजर करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर इसको मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता तो ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं आ रही, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कैसे होगा? इसीलिए ये कैसे कनेक्ट होता है? ऐसे अक्रॉस कनेक्टेड होता है। और ये इसके जो हम लोग वायर्स यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर्स यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर्स। हाई रेजिस्टेंस वायर्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज या सपोज यहाँ से मेरा करंट आना स्टार्ट हुआ, करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाई इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। इसको हाई पोटेंशियल टर्मिनल भी बोलते हैं, इसको लो पोटेंशियल टर्मिनल बोलते हैं। अच्छा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल टू हाई पोटेंशियल टर्मिनल। हमेशा जो चीजें वैसे नॉर्मली बहती है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बहती है। तो करंट कहां से कहां जाता है? हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल। ठीक है, तो अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम लोग हाई रेजिस्टेंस वायर्स क्यों यूज करते हैं? हाई रेजिस्टेंस वायर्स को बेटा इसलिए यूज होता है यहाँ पे, अगर सपोज यहां से मेरा करंट चलना शुरू हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे आके उसको डिसाइड करना है कि उसको यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। ये वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो इस साइड जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है तो इस साइड ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है तो इस साइड जाएगा। जैसे कि आप अपने घर के से अगर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, घूमने के लिए, कहीं भी, मान लो उस मार्केट को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ते में खड्डे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, टूटा फूटा पड़ा है, दूसरा रास्ता हाईवे है, बहुत क्लीन है। ऑब्वियसली आप कौन सा चूज करेंगे? हाईवे वाला जो क्लीन है। तो यहाँ पे जब करंट पहुंचेगा वो भी डिसाइड करेगा कि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हुई तो पूरा करंट यहाँ से चला जाएगा, फिर हमारे इस इक्विपमेंट को करंट ही नहीं मिलेगा, वर्क नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग वायर्स यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर की करंट ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम करंट हमारा इस साइड जाए, इस साइड जाए। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट विल बी द resistance of what will be the resistance of ideal voltmeter? Ideal voltmeter, it will be आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। बेटा इसका आंसर आएगा हमारा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, जरा भी करंट अगर मेरा इस साइड ना जाए तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो अभी हम वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं बेसिकली इट इज आइडियल। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला हमारा टॉपिक है बेटा करंट। ठीक है, करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली रेट ऑफ 1 वोल्ट। बता दिया मैंने आप लोगों को क्या? आई थिंक नहीं बताया 1 वोल्ट। हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकंड, बता दिया क्या 1 वोल्ट? बता दिया या 1 वोल्ट इज ऑलरेडी डन। हम लोग पढ़ेंगे करंट। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जो मेरा चार्ज है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। सिंपल फॉर्मूला, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई का फॉर्मूला है आई क्यू बाई टी, आई क्यू टी। ठीक है, आई क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम। चार्ज का यूनिट पता है कूलम, टाइम का यूनिट पता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इज एम्पियर। ये क्या कहलाता है बेटा? एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आई क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जहां पे भी रेट आए तो गिवन क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देना होता है। जहां पे भी रेट वर्ड दिख जाए गिवन क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देना रहता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, अच्छा इसको मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस कौन सा यूज करते हैं? पहले 1 एम्पियर की डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 एम्पियर की 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, इट इज जब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 1 कूलम आ जाए और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड आ जाए तो अपने आप आंसर यहाँ पे 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, व्हेन
1 coulomb of charge is flowing in 1 second in any section of wire. The current is said to be 1 एम्पियर. ये क्या कह रहे हैं कि अगर कभी किसी भी वायर के किसी भी सेक्शन के अंदर 1 कूलम पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं तो उस समय मैं कह सकता हूं कि मेरा करंट क्या है, 1 एम्पियर के बराबर है. जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ, या ऐसे आ जाएगा 10 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 मिनट. कैलकुलेट द करंट. अब बहुत बच्चे ऐसे आएंगे जो क्या करेंगे, दे विल सिंपली डू 10 कूलम को 1 मिनट से डिवाइड कर देंगे, वो वहीं पे हो जाएगा बेटा गलत, क्योंकि टाइम के यूनिट यहाँ पे हमें सेकंड में लेने हैं, एसआई में क्वेश्चन करना है. तो आई था Q बाई टी, Q कितना दे दिया 10, टाइम 1 मिनट नहीं बेटा, याद रखना है 60 सेकंड. तो आंसर विल बी 1 बाई 6 एम्पियर. 1 बाई 6 एम्पियर हमारा आंसर आएगा. ठीक है. अब करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, वी यूज 2 डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर. एमीटर क्या है, बेसिकली ये करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड. गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बता देता है और माइनर करंट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एमीटर है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ऐसा क्यों, इसका भी कारण है बेटा, सीरीज में कनेक्ट होता है. ठीक है. एडजेसेंट मतलब कह सकते हैं, जैसे मान लो ये मेरा एक सर्किट है, यहाँ पे मेरा एक, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है. ठीक है. ऐसे कनेक्ट होगा सीरीज में, उसी लाइन में कनेक्ट होगा. ऐसे 2 पॉइंट्स की इसको नीड नहीं है, इसको तो सिर्फ ये मेजर करना है कि इस रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है. ठीक है. सिर्फ ये इस पर रहता है. और ये जो वायर्स यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए याद रखना है, यूजिंग लो रेजिस्टेंस वायर्स. लो रेजिस्टेंस वायर्स का हम लोग यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसको तो सिर्फ करंट का वैल्यू नोट करना है, इसके थ्रू करंट जाएगा और ये अपना जो भी इक्विपमेंट है वो यूटिलाइज करेगा. तो ये सिर्फ एक मेजरिंग टूल है, ये कोई इसका डिफरेंट रास्ता नहीं है जिससे हमारी करंट वहां से फ्लो करके सीधा बैटरी तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो इसके थ्रू करंट जाएगा, एक ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट है इसको, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज यूजिंग लो रेजिस्टेंस वायर्स. ठीक है. नेक्स्ट, अगला बेटा हमारा टॉपिक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सेमीकंडक्टर भी होते हैं वैसे, और हम लोग अभी बात करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं अक्रॉस विच, या फिर जिनमें से करंट फ्लोस थ्रू देम, जिनके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर देता है. दे आर कॉल्ड कंडक्टर, सच एज सिल्वर इज बेस्ट करंट कंडक्टर, देन कॉपर. mainly metals are conductors. इंसुलेटर हमारे हो जाते हैं through which current does not flow, such as wood, rubber, plastic, majorly non-metals, plastics, majorly non-metals. ठीक है. Conductor and insulator through which current flows are called conductors, through which current does not flow are called insulator. अब यहीं पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, which is called resistance. Resistance is property of conductor to oppose the flow of charge. मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को जो रोके, रेजिस्ट करना. रेजिस्ट वैसे भी जैसे वाटर रेजिस्टेंस होता है जो पानी को रोके,
फायर रेजिस्टेंस जो फायर को रोके, ऐसे ही रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोल देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, बताओ कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टर की या इंसुलेटर की? बिल्कुल सही कहा, द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स विल बी मोर बिकॉज ये करंट को ज्यादा क्षमता से रोक पा रहे हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं बेटा ओम्स, ओम्स यूनिट होते हैं इसके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग ओम्स लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? इट इज बेसिकली it states that current flowing in circuit is directly proportional to the applied potential difference across it under physical conditions remain unchanged. Physical conditions such as temperature, pressure conditions remains unchanged. तो क्या कह रहा है बेटा? V प्रोपोर्शनल टू I, करंट और वोल्टेज आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है हमारा R, तो V इक्वल टू I है। यही से हमें समझ में आया कि I विल बी इक्वल टू V बाय R, मतलब रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम फ्लो करेगा। जैसे और एक और चीज समझ में आई कि रेजिस्टेंस को अगर डबल कर देंगे, मतलब पहले अगर मेरा I V बाय R था, मैंने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा? I डैश विल बी इक्वल टू V बाय 2R, मतलब करंट विल बी हाफ। और इसका उल्टा भी, अगर मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूं तो मेरा करंट डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस को डबल कर दूं तो करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया व्हाट वी हैव डिस्कस, चेक कर लेते हैं एक बार कंटेंट टेबल हम लोग। या चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये देख लिया। जब चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने, करंट एंड इट्स फॉर्मूला देख लिया, ओम्स लॉ हम लोगों ने देख लिया, रेजिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अगर आए हुए हैं होमवर्क के अंदर। न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-3 न्यूमेरिकल्स तो मैंने करा ही दिए थे, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।